मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं बादल सर आज से मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत करता हूं और मैं इस वीडियो में यहीं से मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया, हिंद का प्रयोग क्यों किया, हिंदुस्तान का प्रयोग क्यों किया। और इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि पहली बार भारत पर किन मुस्लिमों का आक्रमण हुआ और वो कैसे सफल हुए। इन सब सारी चीजों के बारे में मैं आज कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो 28 साल के पीसीएस में आए हुए, यूपी पीसीएस और अन्य स्टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं उन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा और मैं उसके साथ ही साथ समरी भी बताऊंगा, जिससे कि एक क्वेश्चन से अगर 4-5 क्वेश्चन भी बन रहे हो तो भी आपके सही हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए जिससे कि मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट बता सकूं। आपको पता है, मुसलमान जब हज करने जाते हैं तो सबसे पवित्र स्थान मक्का जानते हैं। मक्का इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। 570 ईसा पूर्व में सऊदी अरब मक्का नामक स्थान पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इसलिए उस स्थान को बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और लोग अन्य देशों से भी वहां हज करने जाते हैं। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। अब ये बहुत ही पवित्र स्थान है, इसलिए यहाँ पे लोग हज करने जाते हैं। और तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश का नाम, इसमें भी बहुत सारे मतभेद हैं कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। कुछ लोगों का कहना है, कुछ विद्वानों का ये कहना है कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ लोगों का ये मत है कि ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा और परंपरा अनुसार ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ लोग ये कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के भाई भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो इसमें भी बहुत सारा मतभेद है। तो मतभेद में ये है कि जो परंपरा अनुसार जो ऋग्वेद में उल्लेखित है, भरत कबीले के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, लोग ऐसा ज्यादा मानते हैं। और अब आपको पता है कि भारत कहते हैं, हिंद भी कहते हैं और हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। सबसे पहली बार मैं आपको बताऊं, ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर पुकारा था। ईरानियों ने हमारे देश को पहली बार हिंदुस्तान कहकर पुकारा और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। हिंदू शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया वो अरबों द्वारा किया गया था। अब भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईसा पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। अब देखिए, 711 ईसा पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले हमारे देश पर मुस्लिमों द्वारा आक्रमण ही नहीं किया गया। आपको पता है, हमारे यहाँ जब सफलता हासिल हो जाती है तो उसका ज्यादा नाम होता है, लेकिन वही लोग असफल जब हो जाते हैं तो उनका नाम कम होता है। आप देखिए, हमारे यहाँ जो ज्यादातर इंटरव्यू लिया जाता है, यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यू चलते हैं, तो उसमें ये सबसे ज्यादा इंटरव्यू लेते हैं कि इस बार आईएएस में कितनी रैंक मिली या आईएएस में कौन कौन क्वालिफाई हुआ, लेकिन कोई इनका इंटरव्यू नहीं लेता कि कौन कौन असफल हुआ। तो उसी तरीके से उगते हुए सूरज को लोग प्रणाम करते हैं, अस्त होते हुए सूरज को लोग प्रणाम नहीं करते। तो मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी कुछ मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था। अब ये 711 ईसा पूर्व में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में अभियान दल भेजा गया, लेकिन वो भी असफल हो गया और मारा गया। फिर दूसरा अभियान बुदैल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन वो भी कोई फायदा नहीं, वो भी असफल हो गया और मारा गया। तो जब ये दो पहले ही आक्रमण हुए लेकिन वो सफल नहीं हुए, तो फिर मोहम्मद बिन कासिम को फिर इराक के हाकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व पर 712 ईसा पूर्व में वो सिंध पर
आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो उस समय सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो उस समय जो सिंध का शासक रहता है वो है चच के पुत्र दाहिर का शासन रहता है, और सिंध पर वो मोहम्मद बिन कासिम विजय की प्राप्त और उस समय सिंध का शासक चच के पुत्र दाहिर का रहता है। तो उस पर वो विजय प्राप्त करता है और इस तरह अरबों द्वारा सिंध पर विजय की प्राप्ति हो जाती है। और इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार मुस्लिमों का आक्रमण कब हुआ? तो 711। देखिए इसमें बहुत सारा मतभेद है, लोग कहते हैं 711 और 712 ईसा पूर्व में। तो इसलिए कि जो हाकिम अल हज्जाज ने 712 ईसा पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अभियान भेजा था, तो इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि 711 में वो वहां से चला और 712 में वहां पे आक्रमण किया। तो जब इस तरह के कंट्रोवर्सी आते हैं कि 711 या 712, तो ऑप्शन में 711 712 दोनों नहीं रहता, या तो 711 रहेगा, या 713 714 715 रहेगा, या 712 रहेगा। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसी हिसाब से आप टिक लगाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शन जो आप लगाएंगे वो 711 ईसा पूर्व में लगाएंगे। लेकिन इन सब चीजों के बारे में कि मोहम्मद बिन कासिम आया, सिंध पर आक्रमण किया, सिंध पर विजय प्राप्त किया, अरबों द्वारा पहले विजय प्राप्त हुई सिंध पर, तो ये सब चीजें मिलता कहाँ है? ऐसा तो है नहीं कि हम लोग वहां जाके देख रहे थे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इन सब का वर्णन, जैसे हम लोग रामायण पढ़ते हैं, तो रामायण में श्री रामचंद्र जी का जो समय था, उस समय कोई रहा होगा तो वो लिखा था। श्रीमद् भगवत गीता, तो जो उस समय वहां था, जो सारे सिचुएशन को जानता था, वो लिखा था। तो उसी तरीके से इन सब के बारे में जो उस समय युद्ध को देख रहा था, या कह सकते हैं उन लोगों का कोई सेनापति जो जीवित रहा हो और बड़ा ही अनुभवी रहा हो, उसने ये सारी चीजें देखी होंगी। तो इन सब का जो वर्णन था, इन सब के बारे में जो उल्लेख था, इन सब के बारे में जो व्याख्या थी, वो फारसी ग्रंथ चचनामा में वर्णित थी। तो याद करना बहुत ही सिंपल है, चच के पुत्र दाहिर, तो वर्णन कहां पे है? चचनामा में। अब शुरू होता है गजनी वंश। गजनी वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपने सुना होगा कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, सोमनाथ को लूटा। जी हाँ, बिल्कुल लूटा वो। या गजनी वंश को यामनी वंश भी कहते हैं। महमूद गजनी, अब देखिए गजनी कहीं कहीं गजनी होता है, कहीं कहीं गजनवी होता है, तो दोनों वही है, कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि गजनी का लड़का गजनवी है, ऐसा कुछ नहीं है। गजनी या गजनवी दोनों एक ही चीज है। तो संस्थापक जो है अल्पतन था। जो गजनी वंश का संस्थापक था वो अल्पतन था। और ये भी याद रखिएगा, जो संस्थापक होता है बहुत सारा युद्ध लड़ा होता है, बहुत सारा समय लगता है उसको, बहुत अनुभव वो प्राप्त करता है, तो वो किसी वंश की स्थापना करता है। तो इसके जो संस्थापक थे वो अल्पतन था, और राजधानी क्या था? गजनी था। 998 ईसा पूर्व में महमूद गजनी शासक बनता है। कब बनता है? 998 ईसा पूर्व में महमूद गजनी शासक बनता है। महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और जिस समय वो सोमनाथ पर आक्रमण किया था उस समय भीमदेव का शासनकाल था। 1022 से 64 का शासनकाल में था भीमदेव का। तो उस समय का जो शासनकाल था, उस समय के जो शासन था वो किसका था? भीमदेव का था। तो सोमनाथ पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1920 ईस्वी में हुआ था। तो महमूद गजनवी जो है चंदेलों पर आक्रमण किए थे वो 1019 से 20 के समय में। अगर ये शासन काल, ये समय याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किसने किया? महमूद गजनी ने किया था। महमूद गजनवी का एक दरबारी था। ऐसे तो बहुत सारे दरबारी थे, ऐसे तो बहुत सारे दरबारी इतिहासकार थे। एक उत्बी भी था, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है बहुत ही महान और बहुत ही विद्वान और बहुत ही शिक्षित था। सबसे बड़ी बात है विद्वान इसलिए और बहुत ही ज्यादा शिक्षित था। वो उसका कई, जैसे होता है ना, किसी किसी का मैथ्स मजबूत होता है, किसी किसी का साइंस मजबूत होता है, उसका क्या था, उसने कई सब्जेक्ट्स में समझ लीजिए पीएचडी कर रखा था, कई सब्जेक्ट में उसको नॉलेज था। अब आप उसका नॉलेज देखिए, उसका दर्शन में भी था,
ज्योतिषी भी था, वो संस्कृत में भी महान वो था। उसको कई चीज़ों में उसको शिक्षा हासिल थी और इसलिए अल-बरूनी को महमूद गजनवी बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, हम लोग भी उसी से, जैसे अगर हम पढ़ने वाले हैं तो हम भी अपनी मित्रता पढ़ने वाले लोगों से ही करेंगे और हम हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे जो टॉपर होगा, जिसका कई सब्जेक्ट पे पकड़ होगा, जिसने निपुणता हासिल कर रखी होगी, हम लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम टॉपर हैं तो जो कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स हैं वो हमसे कांटेक्ट रखने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि हम उनको कुछ नए तरीके से बताएंगे जिससे कि वो भी हमारी तरह ही निपुण हो जाए। तो ऐसा होता है। तो अल-बरूनी का नाम बहुत ही ज्यादा है। 1000 से 1026 ईस्वी के बीच में महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ये आक्रमण ऐसा नहीं कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डालनी थी या मुस्लिम साम्राज्य को बढ़ाना था, ऐसा कुछ नहीं था। उनका, महमूद गजनी का एकमात्र उद्देश्य ये था कि वो भारत में लूटपाट करते और चले जाते। तो ये कहना गलत है कि मुस्लिम साम्राज्य की नींव उसी में पड़ी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ना उन्होंने विस्तारवाद की नीति अपनाई। ये केवल यहाँ लूटपाट किया और लूटपाट करके चले गए। 17 बार आक्रमण किया और 17 बार लूटपाट किया। सोचिए कितनी बार लूटा भारत को। भारत कितना मजबूत था, आर्थिक रूप से कितना मजबूत था, इतनी बार महमूद गजनी आके भारत को लूटते हैं। अब देखिए, बहुत मैंने कॉन्सेप्ट इसमें बता दिया है। अब मैं क्वेश्चंस के माध्यम से, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपी पीसीएस में, मैं उसके माध्यम से मैं आपको कराऊंगा और एक एक क्वेश्चंस को बाखूबी एक्सप्लेन करूंगा। और ये नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं केवल आप उसको याद करेंगे, ऐसा कुछ मत करिएगा। याद नहीं, बस आप उसको देखते रहिए, सुनते रहिए वीडियो को, और जो मैं लिख रहा हूं, जो सारी चीजें हैं, वो आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना लेंगे, ये जान लीजिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे अगर क्वेश्चंस आएगा तो जाएगा नहीं, और उसमें से क्वेश्चन आने ही आना है। 28 साल के पेपर अगर मैं पीसीएस में करा रहा हूं तो आने ही आना है। मेरे साथ केवल पीसीएस के ही बच्चे न जुड़े, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के भी बच्चे जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैंकिंग वगैरह में भी मैं मैथ्स वगैरह करा रहा हूं, और एसएससी और यूपी पीसीएस, इन सब में आए हुए क्वेश्चंस, जो कि आए हुए क्वेश्चंस में करा रहा हूं। और ये सब चीजें केवल यूपी पीसीएस में नहीं, एसएससी वगैरह के पेपर भी आप देंगे, या जितने भी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अभी टेट का इस नोटिफिकेशन आने वाला है, अगले महीने उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो टेट का आ जाएगा, तो टेट की तैयारी मैं कराऊंगा। तो ये नहीं कि टेट वाले बच्चे मुझसे न जुड़े, सर पीसीएस पढ़ा रहे हैं तो केवल पीसीएस पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टेट वाले बच्चे मुझसे जुड़े, और मैं आपको बताऊं कि मैं खुद 5 बार जूनियर टेट क्वालिफाई हूं, 2 बार प्राइमरी टेट क्वालिफाई हूं, और ऐसे मैंने कई अन्य एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, रिटन एग्जाम और क्वालिफाई किए हैं, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, और फिर सुपर टेट भी क्वालिफाई हूं, तब मैं फाइनली सेलेक्ट हुआ टीचिंग में। तो ये याद रखिए कि आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है हिंद। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो प्रथम बार प्रयोग किया गया था हिंदू शब्द का अरबों द्वारा किया गया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था। देखिए, ऐसा नहीं कि उसके पहले युद्ध या उसके पहले भारत पर आक्रमण नहीं किया गया था मुस्लिम वर्ग द्वारा। मुस्लिम वर्ग द्वारा इसके पहले भी आक्रमण किया गया था। पहली बार उबैदुल्ला के नेतृत्व में अभियान भेजा गया और वो परास्त हो गया और मारा गया। उसके बाद फिर से बुदैला के नेतृत्व में भारत आक्रमण करने के लिए भेजा गया और वो भी परास्त हो गया और फिर मारा गया। उसके बाद इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो सिंध पर आक्रमण करने के लिए जब उसने भेजा तो वहाँ पे सिंध पर उसने विजय प्राप्त की। तो पहली बार किसी मुस्लिम द्वारा भारत पर आक्रमण की बात करेगा तो मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम था जो भारत पर आक्रमण किया था और विजय भी प्राप्त किया था। क्योंकि जब विजय प्राप्त हो जाती है तभी हम कहते हैं कि हमारा मेन उद्देश्य जो है वो सफल हो गया। तो ये याद रखिएगा, 711 ईस्वी में यहाँ पे आक्रमण करता है, लेकिन जब वो कहेगा कि सिंध पर विजय कब प्राप्त की, तो सिंध पर विजय प्राप्त करने का जो समय है
वो है 712 ईस्वी। आक्रमण का समय है 711, लेकिन विजय प्राप्त करने का जो समय है वो 712 ईस्वी में है। ऐसा कई बार होता है कि जब हम लोग यहाँ से जैसे दिल्ली के लिए गए तो रात में बैठे 10 बजे रात ट्रेन में, तो अब उस तारीख को क्या है 12 तारीख है, लेकिन जब पहुँचते हैं तो 13 तारीख हो जाता है। तो पहले तो ट्रेन वगैरह की सुविधा नहीं थी, घुड़सवारी थी, हाथी थी, इन्हीं सब से आक्रमण होता था, तो उनकी स्पीड तो इतनी होती नहीं थी, तो वो धीरे धीरे अपने पूरे अभियान और अनुयायियों के साथ चलते थे, तो काफ़ी समय लग जाता था वहाँ से पहुँचने में सिंध तक। तो इसलिए चले वो 711 में, लेकिन जब युद्ध हुआ तो 712 में युद्ध हुआ, और विजय की जब प्राप्ति की तो 712 ईस्वी में प्राप्ति की थी। तो मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया गया था, भारत पर आक्रमण किया था। गजनी राजवंश का संस्थापक था अब्दकीन। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अब्दकीन था। देखिए 998 ईस्वी में महमूद गजनी शासक बनता है। 1000 से ईस्वी से 1022 तक वो 17 बार भारत पर आक्रमण करता है, और 17वीं बार सोमनाथ को लूटने में वो सफल रहता है। तो उस समय सोमनाथ पे जब वो आक्रमण करता है तो उस समय वहां का जो शासक रहता है भीम प्रथम उस समय सोमनाथ का शासक रहता है। तो ये बात अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि ये तो संस्थापक थे, लेकिन सोमनाथ को लूटने में जो सफल हुए महमूद गजनी 17 बार भारत पे आक्रमण किया, और 17वीं बार में वो सफल हुए। उनका आक्रमण का मुख्य उद्देश्य यहाँ केवल लूटपाट करना था, मुस्लिम वर्ग को स्थापित करना नहीं था। तो ये चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ। तो सोच लीजिए कि चंदेल शासक महमूद गजनी से कभी पराजित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो कौन आदमी था? विद्याधर चंदेल शासक था, और वो अपने चंदेल राजपूतों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वही एक ऐसा शासक था जो मुस्लिम वर्ग से प्रतिरोध लेता था। महमूद गजनी के सामने कभी भी विद्याधर ने घुटने नहीं टेके। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। ऐसे तो बहुत सारे दरबारी इतिहासकार थे, उतबी थे और अलबरूनी थे, लेकिन ऑप्शंस में उतबी दिया हुआ था, इसलिए मैं बताऊं कि ये उतबी है। और एक चीज़ और, ऐसे तो 4 ऑप्शंस देने पड़ते हैं, लेकिन मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिया था कि अगर मैं ऑप्शन दूंगा तो 4-5 क्वेश्चन से ऊपर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने ऑप्शंस को हटा दिया है। शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। यह भी महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार था, और सबसे बड़ी बात है कि इनको पूर्व की महमूद गजनी इनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। इन्हें पूर्व की होमर की संज्ञा दी गई थी। क्या दी गई थी? पूर्व के होमर की संज्ञा दी गई थी। फिरदौसी एक महान कवि भी थे और दरबारी इतिहासकार भी थे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अलबरूनी 11वीं शताब्दी में आता है, और ये किसके साथ आता है? महमूद गजनी के साथ आता है। ये खीवा देश का रहने वाला था, और इसका जो जन्म है वो 973 ईस्वी में हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि इसने पुराणों का अध्ययन किया और इसकी सभी क्षेत्र में रुचि थी, और इसकी एक किताब थी किताबुल हिंद से उस समय के तत्कालीन भारत की परंपरा और संस्कृति के बारे में देखने को मिलता है कि उस समय की भारत की तत्कालीन स्थितियां क्या थी, संस्कृतियां क्या थी, रीति रिवाज क्या थे, वो किताबुल हिंद की किताब से मिलता है। और लिखा किसने था? अलबरूनी ने लिखा था। ये बहुत ही विद्वान थे और बहुत ही पढ़े लिखे थे। ये खगोल शास्त्र में भी इनकी विद्वानता थी, ये गणित में भी थे, तर्क शास्त्र में भी थे, और संस्कृत का भी इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया। संस्कृत में इन्होंने बहुत रुचि ली और संस्कृत का अध्ययन भी किया, और संस्कृत के अध्ययन करने के बाद इसने बहुत सारी चीज़ों को संस्कृत में अनुवाद भी किया। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अलबरूनी। मैंने आपको उसी में एक्सप्लेन कर दिया। अलबरूनी किस शताब्दी ईस्वी में भारत आया था? अलबरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था, मैंने आपको बताया था।
किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निकल किए? महमूद गजनवी। ये देखिए, महमूद गजनी ने चांदी के सिक्के जारी किए और उसमें संस्कृत में मुद्रा लेख रहता था। आगे की तरफ अरबी भाषा में लिखा होता था और पीछे की तरफ संस्कृत भाषा में लिखा होता था। किसने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पहली बार आक्रमण किया था मुल्तान पर। 1175 में मोहम्मद गोरी ने पहली बार आक्रमण किया था मुल्तान पर। दूसरी बार आक्रमण किया 1178 में। तो 1178 में जब उसने महमूद गजनी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय, और उनकी एक साहसी और विधवा माँ थी नायका देवी। उनके नेतृत्व में माउंट आबू पर्वत के पास मुकाबला होता है और जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित होता है। तो पहली बार मोहम्मद गोरी की पराजय यहीं पे होती है। माउंट आबू के पास जो लड़ाई होती है वहाँ पे महमूद गोरी की पहली बार पराजय होती है। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है। देखिए, इसके बारे में भी थोड़ा इतिहास जानते हैं। उस समय जो कन्नौज का शासक रहता है वो रहता है जयचंद। अब ये जो चंदावर है, चंदावर जो है अब वो फिरोजाबाद जिले में है, यमुना तट के किनारे पर है। मोहम्मद गोरी ने भी सिक्के जारी कराए और सिक्के पर भी एक तरफ लक्ष्मी का चित्रांकन किया गया है और दूसरी तरफ अरबी भाषा में चित्रांकन किया गया है। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, ये याद रखिएगा। कौन से युद्ध में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, उसके बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई और कह सकते हैं मुस्लिम साम्राज्य की भी स्थापना इसी समय से हुई। तो मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन कासिम का मेन उद्देश्य क्या था? यहाँ पे लूटपाट करना था। और जब तराइन का दूसरा युद्ध हो गया तो मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई, या कह सकते हैं मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार हो गया। ये याद रखना है। सोमनाथ पे जब अटैक हुआ था तो उस समय वहाँ का शासक भीम फर्स्ट था, और जब गुजरात पे अटैक किया मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय। ठीक है। और अपनी साहसी और विधवा मां नायका देवी के नेतृत्व में माउंट आबू पर्वत के पास मुकाबला करता है मोहम्मद गोरी के साथ और मोहम्मद गोरी को परास्त करता है। इस तरह से मोहम्मद गोरी की पहली पराजय रहती है 1118 में, और 1175 में भी उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। ठीक। और महमूद गजनी राजवंश के संस्थापक कौन था? अल-फहीम था। चंदेल शासक महमूद गजनी से कभी पराजित नहीं हुआ, तो वो थे विद्याधर। ये चंदेल शासक थे और बहुत ही साहसी थे उस समय के। उस समय बहुत साहसी थे और ये अपने अकेले दम पर मुस्लिमों को हमेशा प्रतिरोध करते रहे। तो आई थिंक ये सारे आए हुए क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। इसको याद कर लीजिए अच्छे से और मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखिए। इसके पहले के जो वीडियो हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देता हूँ। जो नहीं देखा रहता है वो भी देख ले और नोट्स भी बना सकता है तो बनाए, क्योंकि मैं पीडीएफ अवेलेबल नहीं करा पाता, क्योंकि पीडीएफ में काफ़ी दिक्कत हो जा रही है। अभी मैं अकेले ही मुझे सब कुछ करना है, एडिटिंग भी मुझे करनी होती है, पढ़ाना भी मुझे पड़ता है, सारे सेटअप करने पड़ते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिएगा कि आए हुए क्वेश्चंस कभी नहीं जाएंगे आपके हाथ से। तो पढ़िए वही जो एग्ज़ाम में आए। थैंक यू।